सिक्स्थ या सेवन्थ से ही म्यूजिक में इन्वॉल्व होने लगा था, गाने लगा था। तो मेरे शहर में छोटे छोटे ऑडिशंस होते थे, तो मैं वहां जाता था और बहुत ही इज्जत से बाहर भी हो जाता था, क्योंकि फिर मैंने शायद आई थिंक पैंडेमिक के टाइम पे बहुत रियाज किया, क्योंकि तब कुछ काम भी नहीं था। जी हाँ। तो हर किसी सिंगर से ये पूछते ही हैं कि म्यूजिक में झुकाव कैसे आया। सुनाएंगे हमारे दर्शकों को जो भी आपका मन करे। तो हम लोग भी थोड़े से बॉलीवुड लवर, जी। जितना भी क्लासिकल सुन ले, लेकिन एक अगर गाना अरिजीत सिंह का सुन ले तो मजा आ जाता है। कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं उनका नाम है पुलकित श्रीवास्तव जी, जो एक सिंगर है, क्लासिकल सिंगर कहें कि पुराने जमाने और पुरानी परंपरा को मॉडर्न टच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पास तालीम भी है क्लासिकल और मॉडर्न सोच भी है। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आपके रियाज के राज क्या हैं, आप किस तरह से सारी चीजें, इतने जो पब्लिक आप पटोर लेते हैं उसका राज क्या है, और सबके फेवरेट कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच आपका। तो पुलकित जी, जैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप क्लासिकल सिंगर, आपको देख के तो एकदम डैशिंग स्मार्ट लड़का कोई बॉलीवुड गाने वाने गाता होगा। बहुत लोग कहते हैं ये बात, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ढलने की, वो ट्रेडिशनल कुर्ता और वो सब में, बट अभी कम थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। एज के साथ आएगा। एज के साथ आ जाएगा। अच्छा पुलकित जी, तो मेरा पहला सवाल तो यही है, जैसे हम हर किसी सिंगर से ये पूछते ही हैं कि म्यूजिक में झुकाव कैसे आया, लाइक फैमिली बैकग्राउंड था या आप अकेले चल पड़े? ना, फैमिली का तो दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, और ये पता नहीं मतलब कैसे आया है तो मुझे भी नहीं पता। मैं क्लास 6th या 7th से ही म्यूजिक में इन्वॉल्व होने लगा था, गाने लगा था, और मैंने 7th या 8th से गिटार भी सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं प्रयागराज से हूँ, तो मेरे शहर में छोटे छोटे ऑडिशंस होते थे, तो मैं वहां जाता था और बहुत ही इज्जत से बाहर भी हो जाता था, क्योंकि सबका ये कहना होता था कि जाओ पहले बेटा सीखो। हाँ। क्योंकि मैं वो गिटार लेके टिंग 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 कुछ भी करता रहता था। तो बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि क्लासिकल बहुत जरूरी है किसी भी संगीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने शायद आई थिंक पैंडेमिक के टाइम पे बहुत रियाज किया, क्योंकि तब कुछ काम भी नहीं था। जी हाँ। तो ये लगता था चलो कुछ नहीं तो रियाज ही कर लेते हैं। तो अब वो पता नहीं कैसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ट हो गया करते करते, और वो फिर वहां से मेरी जर्नी प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिशियन की शुरू हुई। उससे पहले मैं गाता था, बट बॉलीवुड ही गाता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था क्लासिकल होता क्या है, क्यों इसको सीखना चाहिए। मुझे लगता था अरे यार छोड़ो, बॉलीवुड सबसे अच्छा है, इसी में 4 गाने गा लो। फिर बाद में जब ये समझ में आया तो मुझे लगा कि भाई इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। हमारी परंपरा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ में, और जितना सुकून इसमें है वो तो कहीं नहीं है संसार में। अच्छा, तो जैसे पुलकित जी कोई गुरु भी होंगे आपके? जी, गुरु शिष्य का एक रिलेशन जो होता है वो भी हो गई ऑब्वियसली। मैं बेसिकली मेरे गुरु वरुण मिश्रा जी, वो भी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। तो जो गायकी मैं परस्यू कर रहा हूँ आगे, वो घराने की है, बनारस घराने की है। और वही आगे लेके मैं चल रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत सीखना पढ़ना चल रहा है उन्हीं से चल रहा है, और आगे भी हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल। बाकी तो है ही जो है। जैसे मैं आपने गुरु जी का नाम लिया, तो गुरु शिष्य का एक बॉन्ड बहुत अच्छा होता था, लेकिन आजकल के जमाने में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। नहीं, हम लोग का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा मतलब मतलब उसको कैसे डिफाइन करें, मतलब उन्होंने कभी ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया, और बहुत अच्छा ट्रीट किया हमेशा ही। तो हम लोग का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में या कुछ बताना है, तो सबसे पहला फोन जो जाता है वो नहीं जाता है कि आज ये हुआ, आज ये चीजें हैं, तो वो बड़ा अच्छा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, कुछ मिस कर रही है ऑनलाइन? अब मैंने तो नहीं सीखा तो मैं तो बता ही नहीं सकता। हाँ। बट जो बच्चे मुझसे सीखते हैं, तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा मैं उनको कंफर्टेबल कर पाऊँ। बट हाँ, मतलब ऑनलाइन से तो कोई कंपैरिजन नहीं ऑफलाइन का, क्योंकि जो गुरुमुखी विद्या होती है वो एक गुरु सामने होता है तो हम उनसे बैठ के सीखते हैं और ग्रहण करते हैं। हाँ। तो वो तो नहीं हो सकता। मतलब कितना भी हम ऑनलाइन आगे उसको मतलब वो कर लें, प्रमोट कर लें और
बहुत ज्यादा मॉडर्न भी बना दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि जब तक गुरु सामने नहीं है तब तक वो मजा तो फील नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। हाँ मतलब हमें तो नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोग ने तो, मैं सीख ही रहा हूँ ऐसे, तो गुरु हमारे सामने है, सब कुछ सामने ही हो रहा है, तो ऑनलाइन तो मेरे तो बस के एकदम ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब तो आप बड़े सारे कॉन्सर्ट करते हैं, बड़े आप सुपरस्टार रॉक स्टार बने घूम रहे हैं। पहली बार जब माइक, इतनी सारी ऑडियंस, कैसा फील हुआ था? हाथ कांपे थे? अरे बहुत कांपे थे, और अभी भी कभी कभी डर लगता है। हाँ। जब मतलब किसी ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कुछ गा लिया, लेकिन अभी भी वहां से आ गया कि यार बहुत मजा आ रहा है लोगों को, अब 1 घंटा और कंटिन्यू करो। तो लगता है 1 घंटा लाऊं, मटेरियल कहाँ से लाऊं, इतना तो है ही नहीं। तो उस पॉइंट पे तो होता है, बट अब ठीक है, अब तो करते करते तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा हुआ हो कि याद रहा हो हमेशा, पहले इवेंट का? पहला इवेंट तो मेरा बड़ा खतरनाक इवेंट था। वो तो एक कॉलेज में इवेंट होना था, और मेरे लाइफ का पहला इवेंट था वो बड़ा। मैं छोटे मोटे प्रोग्राम तो स्कूल से ही करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक मैं क्लास 10th की बात है ये, जब मैंने किसी कॉलेज के लिए परफॉर्म करना था मुझे, और वो मेरे शहर का अच्छा बड़ा कॉलेज था। तो वहां पे हुआ क्या कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेट था, मेरे से पहले फैशन शो था और बड़े बैंड्स थे, उनका लाइव शो था, मेरा थोड़ा बाद में था। यूजुअली होता भी है, जो बिगनर होते हैं उनको थोड़ा लास्ट में ही चांस दिया जाता है। तो जब तक मेरा नंबर आना था तब तक 10 बजे हॉस्टल बंद होने वाला था। तो जब मैं परफॉर्म करने पहुंचा तो मेरे सामने 5 लोग थे। 1000 लोग की भीड़ से 5 लोग, और मुझे लगा यार ये क्या हुआ, ये कैसे। तो वो बड़ा एकदम डिप्रेसिंग, हाँ डिप्रेसिंग हो गया था। तो बट ठीक है, मतलब हम लोग उस समय बहुत छोटे थे तो उतना असर नहीं पड़ा, दूसरे तीसरे दिन मूव ऑन हो गए। बट अभी हो जाए तो बड़ा वो तो था, बट ठीक है, बाद में दूसरे भी प्रोग्राम मिले और तब अच्छा होने लगा। तो पहले तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था, 10-10 दिन बैठते थे कि अब क्या है कि अब तो सडन जो भी माहौल के हिसाब से गाने हैं वो निकलने लगते हैं एक्सपीरियंस के बाद। पहले क्या था कि हम लोग लिखते थे, कि लिरिक्स पूरा लिखते थे बैठ के, एक एक लाइन लिखते थे कि कहीं आगे पीछे हो गया, क्योंकि अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहीं भूल गए तो। अब तो है कि भूल तो नहीं सकते चाहे जो हो जाए। कभी किसी इवेंट में ऐसा हुआ कि भूल गए हो कुछ? पहले तो होता ही होगा, पहले तो होता था, अब क्या नहीं करते थे? कुछ पता ही नहीं चलता था ऑडियंस को? पता तो हाँ, मतलब पता तो चलता ही होगा। पता क्यों नहीं चलेगा, लिरिक्स तो गलत गाते ही थे वो तो, अभी भी कभी भी हो जाता है गलत। वो तो हमेशा ही वो बड़ा एक हो रहा है। कुछ ऐसे गाने जो नहीं गा रहे हैं, अचानक से किसी ने रिक्वेस्ट कर दी कि सुनाइए, तो जाहिर सी बात है। और तब फोन नहीं होते थे ना हमारे पास, अब तो हम फोन खोल के लिरिक्स तुरंत देख के तुरंत गा दिए। तब लाइव शो करने जाते तो खुद में इतने डरे रहते थे। तो जो जैसे कि अभी एआई का जमाना है, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम रील का जमाना है, उसमें क्लासिकल सिंगिंग को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? एआई का जमाना है और मतलब रील चल रही है, स्पॉटिफाई सुनना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोशन की जरूरत तो नहीं है। देखिए जो मतलब क्लासिकल म्यूजिक तो खुद में ही एक इतनी बड़ी दुनिया है, उसको क्या जरूरत प्रमोशन की। वो तो आप है कि मतलब आपने जाना, जैसे तो आप जब क्लासिकल सिंगिंग के लिए सोशल मीडिया जरूरी नहीं है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको किसी अच्छे पॉइंट पे पहुंचना है एज अ म्यूजिशियन, तो ये कंपलसरी है ना। जैसे मान लीजिए आपने 12th पास किया, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। इस तरह आपको अच्छा गाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो इसमें प्रमोशन कैसा, मतलब इसको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आज का जो यूथ है वो बहुत ट्रेंडी गाने और हिप हॉप और ये सब चलता है। अगर कोई आपसे, आपका गेस्ट आता है या कह देता है यार मुझे ये गाना नहीं सुनना है, मैं बोर रहा हूँ, तो उसको कैसे चेंज करते हैं? मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जमाने के साथ साथ उसको कैसे पेश करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऐसे तो क्लासिकल तो मैं बॉलीवुड फंक्शंस में क्यों ही गाऊंगा, ठीक है। पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस सामने रेट्रो सुनने वाली है और आप उसको बहुत एकदम रॉकिंग गाने सुना रहे हैं, ठीक है, या बहुत रॉकिंग पब्लिक है और आप लगे रेट्रो गाने, तो ये बहुत देख के चलना पड़ता है। तो जहां आप खड़े हैं बस उस हिसाब से आप गाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप
आपके ऑडियंस में सेमी क्लासिकल सुनने वाले लोग हैं या क्लासिकल सुनने वाले, हालांकि क्लासिकल परफॉर्मेंसेस जो होती है उनकी एक अलग ही ऑडियंस होती है, हाँ, वो रैंडम नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है, वो रैंडम नहीं होती। वहां पे जो बैठा होता है वो भी बहुत गुड़ी होता है, नहीं वो क्यों सुनेगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये बहुत रैंडम होता ही नहीं है। अच्छा, जो जैसे आपके जो गेस्ट रहते हैं, ऑडियंस रहती है, आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल सुने, ज्यादा भीड़ हो या ज्यादा अच्छे लिसनर हो? मतलब भीड़ तो एकदम ही ना हो, हाँ। अच्छे लोग हों बस, जिनको आता हो। भीड़, जब मैं बॉलीवुड गा रहा हूँ तो बहुत भीड़ चाहिए मुझे, हाँ। लेकिन जब मैं कुछ ऐसा चीज गा रहा हूँ जिसके लिए मैंने सालों मेहनत करी है, तो मुझे ये चाहिए कि जैसे मैं आज भी कुछ वीडियोस डालता हूँ, तो आप जब मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा शायद ही कोई, मैंने अगर आप देखेंगे तो 550 के आसपास पोस्ट है मेरी जी। उसमें से शायद ही कोई 5 पोस्ट होगी जिसमें मेरे गुरु का कमेंट आया है कि वाह अच्छा गा रहे हो, लगे रहो, ऐसा कुछ करके। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी तो लोग कमेंट कर ही रहे हैं, वो हार्ट आ रहे हैं, हार्ट भेज रहे हैं, तालियां मिल रही हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि उनका आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये जरूरी है मेरे लिए। अगर बॉलीवुड है तो भीड़ ही चाहिए, क्योंकि वहाँ ये तो बॉलीवुड सुनने वाले हैं, उनको भीड़ चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो क्लासिकल एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे पुलकित जी, जैसे अभी क्या हो गया है कि पहले तो बहुत ये चल रहा था, इवेंट्स हो रहे थे, बॉलीवुड सूफी नाइट। अभी इन दिनों अगर आपने लखनऊ का कल्चर देखा होगा तो भजन को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लोग, लाइक जैमिंग की तरह, क्लबिंग की तरह। आपके भी मैंने शोज देखे जिसपे आपने भजन जामिंग की तरह यूज किया, और बहुत अच्छी गैदरिंग हुई। और एक और आपका शो होने वाला है बहुत बड़ा, तो उसमें भी आप भजन जामिंग ही कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में मैं क्या, मतलब ये लखनऊ की बात आप मत करिए, तो पूरे इंडिया में ही वायरल हुआ है। सही बात क्योंकि जब से ज्यादा हाइप तब क्रिएट हुई जब अनंत अंबानी जी ने अपने बर्थडे पे कराया, तब तो बहुत ज्यादा वायरल होने लगा कि ये क्या चीज है, भजन जैम। तो ये आई थिंक एक किसी बैंड ने स्टार्ट किया था ये, और भजन जैम अपना गिटार पे ऐसे ही, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है, मतलब आप, एक होती भजन संध्या जो अभी तक आप सुनते आए, ठीक है, कि एक आदमी कुर्ते में बैठा हुआ है और वो लोग अपना गा रहा है, जो वो है ना गेस्ट लिस्ट में भी बहुत 40-50 औरतें हैं और अपना महिलाएं हैं वो अपना। बट इन्होंने क्या किया कि उस भजन को अच्छा रॉक बढ़िया गिटार पे और पियानो पे एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करी, तो वो चल गया, ट्रेंड हो गया। अब आज हर जेनजी बच्चे को और सबको भजन ही गाना है। अब करंटली अभी तो सबको ही भजन गाना है, और लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा। अभी लखनऊ में तो ये कल्चर आ रहा है, अब धीरे-धीरे भजन जैम अभी हुए 2-4, और बाहर तो हाइप क्रिएट ही हो चुकी है, डेली भजन जैम हो रहे हैं हर जगह पे। अच्छा, तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जो कहते नहीं आप में रियाज होता है, तो वो दिन में करते हैं या रात में? मतलब कितने घंटे? ऐसे तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है मेरा। अच्छा, कि कितने घंटे क्या, अरे करना है वो तो मरते दम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो जिस दिन रियाज नहीं है उस दिन समझ लीजिए मैं ही नहीं हूँ, तो वो तो असंभव है कि, हाँ मतलब अभी क्या है कि इतना ज्यादा इधर उधर में ही बिजी रहते हैं। मैं स्कूल में भी हूँ और मेरी एकेडमी भी है और शोज भी हैं, तो कभी कभी छूटता तो है ही है। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन गैप तो होता ही है, जो कि रिग्रेट भी बहुत होता है कि, क्योंकि मेरे गुरु मुझे हमेशा ये बताते हैं कि एक दिन का रियाज छूटा तो आप 1 महीना पीछे हो गए। इतना बड़ा गैप होता है, क्योंकि और वो रियलाइज होता भी है। जो लोग रियाज करते हैं तो जब वो दूसरे दिन रियाज पे आ रहे हैं तो उनको ये पता चलेगा कि मेरा गला अब थोड़ा काम करना बंद हो गया है, कुछ तो हुआ है, तो उनको कम बैक करना पड़ता है। तो एक दिन का रियाज इतना भारी पड़ता है, बट होता है, अब छूट तो जाता ही है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा कर पाए। तो किसी दिन 3 घंटे मिल गए तो 3 घंटे रियाज कर लिए, किसी दिन 6 घंटे मिल गए तो कोशिश ये हुआ कि सुबह और शाम में बांट के कर लिए 3-3 घंटे, किसी दिन 1 ही घंटा मिला। बट ये है कि कंटिन्यू, मतलब करना जरूर है, वो बना रहना चाहिए, वो जरूरी। अच्छा, कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को जो भी आपका मन करे? क्या सुनना चाहेंगे बताइए? बॉलीवुड? पहले तो क्लासिकल ही सुनते हैं। तो एक बनारस की ठुमरी सुना देता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है, कृष्ण जी की है। आ आ आ
ना मानूंगी, ना मानूंगी, ना मानूंगी, मैं तो कृष्ण के मनाए बिना ना मानूंगी, ना मानूंगी, ना मानूंगी, मैं तो कृष्ण के मनाए बिना ना मानूंगी, ना मानूंगी, ना मानूंगी, जाबो जी सखी वो तो अपने रस के रसिया, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, मैं तो उन्हीं के मनाए बिना ना मानूंगी, ना मानूंगी, ना मानूंगी, मानूंगी, मानूंगी। तो ये है, हालांकि इसे बहुत लंबा गाया जाता है, बट लेकिन मतलब कहते हैं ना कि जितना भी बॉलीवुड और कुछ भी गा लो, लेकिन ये जो सुकून है, हाँ, मतलब वो और ये I think, बहुत पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी ठुमरी होगी ये, लेकिन कितना बहुत। मतलब 2 मिनट भी नहीं गाया आपने, लेकिन कितना सुकून ऐसा लग रहा था, पूरा एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव हो अरे गया। नहीं। बहुत अच्छा। वैसे तो हम लोगों ने आपको सुना है, आपके तो बहुत अच्छा आप गाते ही हैं। तो लास्ट में हम लोग ना एक रैपिड फायर करते हैं जी, अपने गेस्ट के साथ, तो करें? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ऐसी सिंगिंग के ही जो हमारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं, उनके नाम, उनमें से एक आपको चूज करना है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अरिजीत सिंह। श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? श्रेया घोषाल। रोमांटिक सॉन्ग्स या पार्टी सॉन्ग्स? रोमांटिक तो डिपेंड करता है क्या। अरिजीत के हैं तो रोमांटिक ही होगा। हाँ, लाइव कॉन्सर्ट या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव कॉन्सर्ट। बॉलीवुड म्यूजिक या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट, अभी करंटली इंडिपेंडेंट ही अच्छे बन रहे हैं। ओल्ड क्लासिक्स या न्यू एज हिट्स? ओल्ड। ओके, फेम या क्रिएटिव फ्रीडम? क्रिएटिव फ्रीडम। गिटार या पियानो? गिटार। सोलो परफॉर्मेंस या डुएट? सोलो। सोलो। नेशनल टूर या इंटरनेशनल टूर? फंस गए। इंटरनेशनल। क्या बात है। अच्छा, तो बहुत मजा आया, आपसे बहुत सारी बातें करी पुलकित जी। अब है तो हम लोग भी थोड़े से बॉलीवुड लवर। जी जी जी। जितना भी क्लासिकल सुन ले, लेकिन एक अगर गाना अरिजीत सिंह का सुन ले तो मजा आ जाता है। अच्छा। शायद हमारे ऑडियंस को भी मजा ही आएगा। तो मैं 2 लाइन हाँ, सुना देता हूँ, बिल्कुल। मेरा गाना मुझे बहुत पसंद है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच पुलकित जी, बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें आपसे करी और बहुत चीजें पता चली, जो एक सिंगर के पीछे इतनी सारी स्ट्रगल्स होते हैं वो भी पता चला। तो थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और हमें बहुत सारी बातें बताई। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, और जल्दी ही मिलेंगे, और कुछ जी कुछ अभी बड़ा आने exciting। वाला है हम लोग का कुछ जी, तो उसमें मिलेंगे, उस दिन भी भूलिएगा मत हम अरे लोगों को। पक्का पक्का पक्का। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच।